गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ आज लेके आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी अधीनस्थ परीक्षाओं में शामिल किया जाने वाला प्रमुख जो प्रश्न है विराम चिन्ह। बच्चों, हम आप देखते हैं कि विराम चिन्ह से किसी भी परीक्षा में 2 या 4 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। इस लिहाज से विराम चिन्ह का महत्व हमारे आपके पढ़ाई में बढ़ जाता है। छात्रों, विराम चिन्ह के बारे में आज हम जानेंगे। विराम चिन्हों में यदि हम बात करें, विराम चिन्ह की जो परिभाषा है वह यह है, शब्दों या मन के भावों या विचारों को जब हम कागज पर मूर्त रूप प्रदान करते हैं तो हम जहाँ पर यति लेते यानी विराम लेते हैं, उस विराम का जो प्रकार होता है उस प्रकार को हम एक चिन्ह द्वारा चिन्हित करते हैं। उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे अल्प विराम चिन्ह, फिर है अर्ध विराम चिन्ह, फिर है उपविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, कोष्ठक, संक्षिप्त, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखिका, हंस पद और लोप निर्देश। एक बार पुनः इसको हम दोहरा दें। अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, कोष्ठक, संक्षिप्त, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखिका, हंस पद, लोप निर्देश आदि। बच्चों, सबके चिन्ह यानी साइन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। छात्रों, अब हम आप प्रत्येक उदाहरण के साथ प्रत्येक विराम चिन्हों का परिभाषा जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उसका प्रयोग करना है। सर्वप्रथम अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह से आप कॉमा कहते हैं। ये सर्वाधिक प्रयुक्त होता है जहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो। अपने मन के भावों या विचारों को मूर्त रूप देते समय हमें जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसके कुछ प्रमुख भेद होते हैं, उन भेदों को भी हम देखेंगे। पहला जो है वह है 2 से अधिक समान पदों के बीच में इसका प्रयोग हम करते हैं। से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजभवन पधारे, तो राम लक्ष्मण भरत के बीच में हम कॉमा चिन्ह लगाएंगे। जैसे उठकर नहाकर खाकर विनय काले चला गया, तो उठकर नहाकर खाकर के बीच में भी हम कॉमा या अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छात्रों, दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति। दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति। शब्दों की पुनरावृत्ति, जब शब्द को पुनरावृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे
सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ सुनो और सुनो के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं और नहीं के बीच में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। बच्चों तीसरा जो है वाक्यांशों के बीच में, कुछ जो वाक्यांश होते हैं उनके बीच में भी हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्लभ बनाता है, तो देखिए एक सेंटेंस है क्रोध चाहे जैसा भी हो, फिर है मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो इन दोनों के बीच में हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसको हम देखेंगे है पर, परंतु, किंतु, इसलिए, अतः, तथापि आदि अव्ययों के पहले पर, परंतु, किंतु, इसलिए, अतः, तथापि इत्यादि अव्ययों के पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कल घर जाता, ये तो वाक्यांश के बीच में हो गया, परंतु आ गया ना परंतु, तो परंतु से पहले ही हम यहाँ पर क्या करेंगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। उसने परिश्रम तो बहुत किया, परंतु, फिर परंतु आ, तो परंतु पहले कि यहाँ पर आपका अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। फिर बच्चों पांचवा जो इसका भेद है, संबोधन शब्दों के साथ, यानी किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, यदि हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के रुकते हैं। जैसे मोहन अब तुम घर जा सकते हो, तो मोहन के बाद थोड़ी देर के लिए रुके, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह होगा। फिर बेटा छठा संबंधवाचक सर्वनाम के साथ, जहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ हम अपना संबंध स्थापित करते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम के साथ भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया, तो ये मेरा भाई के बाद क्या करेंगे, मेरे भाई से मेरा क्या है संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा अल्प विराम चिन्ह लगेगा। से कालिदास जिसने मेघदूतम लिखा, तो कालिदास का संबंध किससे, मेघदूत लिखने से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा इनका भी यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह होगा। फिर है सातवां, यह वह तब तो आदि लुप्त हों, जब जिस भी वाक्यांश में या शब्द में यह वह तब तो आदि शब्द लुप्त हों तो वहाँ पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जो कहता हूँ कान लगाकर सुनो, तो यहाँ पर क्या वह लुप्त है, होना चाहिए था जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो, तो वह लिखने की बजाय हमने क्या किया यहाँ पर कॉमा लगा दिया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया। बच्चों अब हम आप आठवां उदाहरण इसका देखेंगे। आठवां है किसी उद्धरण उक्ति कथन से पूर्व, किसी उद्धरण उक्ति या कथन से पूर्व भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो करो या मरो भी देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगा है, लगा ना उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह से पहले क्या करेंगे हम कॉमा लगा देंगे। किसी की उक्ति होगी तब भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नौवां इसका हम देखेंगे, बस हाँ नहीं सचमुच अतः, प्रार से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या होंगे, वहाँ पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कौन कौन, बस हाँ नहीं सचमुच अतः। जैसे बस हो गया, तो बस में कॉमा लगा देंगे। वस्तुतः वह पागल है, तो वस्तुतः के बीच में लगा देंगे। ठीक है। फिर है 10वां, पर्यायवाची शब्दों के बीच में भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्द के बीच में भी हम
अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, वाज, सैंधव आदि। तो यहाँ हमने क्या किया, सब जगह पर कामा या अल्प विराम चिन्ह लगाया है। 11वां है, तारीख को सन से अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कामा चिन्ह लगाते हैं। तारीख को जब हम सन से अलग करेंगे, जैसे 15 अगस्त 1995, तो 15 अगस्त के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, अल्प विराम चिन्ह लगाया है। ठीक बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 12वां, विस्मयादि बोधक वाक्य में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जैसे विस्मयादि बोधक वाक्य आएगा तुरंत वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह लगा देंगे। जैसे अरे तुम आ गए, अरे के बाद तुरंत हम यहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर है दूसरा, जैसे शाबाश तुम पास हो गए, तो शाबाश के बाद भी हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। बच्चों इसके बाद है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह सेमी कॉलम इसे बोलते हैं, अर्ध विराम चिन्ह। इसका हम देखेंगे, पहला, जब वाक्य में कई वाक्यांश हों तथा उनके बीच अल्प विराम चिन्ह लगाने में संदेह हो। क्या हो, अल्प विराम चिन्ह लगाने में संदेह हो, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, वाक्य में कई वाक्यांश हों। ध्यान से देखना बेटा, जब वाक्य में कई वाक्यांश होंगे तभी हम अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। से मोहन, राम मोहन श्याम, सीता मीना मोहिनी कल आएंगे। देखिए, राम मोहन और श्याम के बीच में एक वाक्यांश है, सीता मीना मोहिनी के बीच में एक वाक्यांश है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। ठीक बेटा। जहाँ पर अमूर्त भावनाएं होंगी और भौतिक भावनाएं होंगी, अमूर्त भावनाएं और भौतिक भावनाएं दोनों एक साथ होंगे, तो वहाँ पर भी हम अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे, दोनों को अलग करने के लिए। जैसे मोहन अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा, ये क्या है, अमूर्त भावनाएं हैं, और धन दौलत संपत्ति क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं। तो मूर्त भावनाओं से भौतिक वस्तुओं को अलग करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। जब रिश्तों को अलग करना होगा तब भी हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे परिजन मित्र संगी साथी सबको गंवा दिया, तो परिजन मित्र संग यहाँ क्या होगा, हमारा रिश्ता है, तो रिश्तों को अलग करने के लिए भी हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा बच्चों, मिश्रित वाक्य में आए अव्यय को अलग करने के लिए भी हम अर्ध विराम को अलग करते हैं, मतलब लगाते हैं। कब करेंगे, जब मिश्रित वाक्य में आए अव्यय को अलग करना हो। जैसे यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, क्या मिश्रित वाक्य है, तो दोनों को अलग करने क्या हमने यहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगा दिया है। ठीक है छात्रों, अब हम देखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। तीसरा है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ कहाँ हम लगाते हैं, वाक्य के अंत में, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाए तब हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह आप जानते हैं ऐसे लगता है ना, खड़ी पाई होती है, चिन्ह लगा है आगे देख लीजिएगा। फिर है सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे गोरा रंग, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, तो क्या है, सजीव वर्णन कर रहे हैं। दोहा सोरठा चौपाई से छंदों की पहली लाइन में एक विराम चिन्ह तथा दूसरी में दो हम लगाते हैं। दोहा सोरठा चौपाई से छंद में पहली लाइन में एक पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरे में दो लगाए। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, एक लगाए हैं, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अर्थात यहाँ दूसरा विराम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल पूर्ण विराम चिन्ह होगा। फिर चौथा बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह हम कब प्रयोग करेंगे, जब हमें आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, दुख, प्रसन्नता आदि को प्रकट करना होगा। क्या करना होगा, प्रकट करना होगा। तो आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, दुख, प्रसन्नता प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में हम
विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। ये इसका होता है, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी होती है, इसका चिन्ह होता है। जैसे अरे कितना बड़ा किला है, क्या है, आश्चर्य है, तुम्हारी जीत हो रही है, शाबाश, हर्ष हो रहा है ना। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग होगा। सब चिन्हों का प्रयोग चिन्ह हमने बनाया है, आप देख सकते हैं नोट्स में। फिर है 5वां प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या करते हैं, जब सीधे प्रश्न पूछा जाए, जब सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। दूसरा कब करते हैं, जब स्थिति स्पष्ट ना हो, जब स्थिति स्पष्ट ना हो तब भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, संदेह हो जाए। जैसे आप शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं, शायद लगा है ना, स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेटा उसको देखेंगे, प्रश्न सीधे न पूछा जाए तो अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। जब प्रश्न सीधे न पूछा जाए तो क्या करते हैं हम, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ना करेंगे बल्कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैसे उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आया, उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आया, तो क्या प्रश्न सीधे नहीं पूछा, घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये होता उसने मुझसे पूछा कि कब आए तो लग जाता, ठीक है। बच्चों अब हम आप देखेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह, सेमी कॉलम, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका जो प्रयोग करने का तरीका है, पहला है किसी विशिष्ट पुस्तक, समाचार पत्र का नाम लिखते समय हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी विशिष्ट पुस्तक, समाचार पत्र का नाम जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, गोदान में हमने यहाँ क्या किया है, देखिए हमने लगाया है इकहरा उद्धरण। जनसत्ता उसका प्रिय समाचार है, तो हमने यहाँ भी जनसत्ता में भी लगाया है। दूसरे इसकी परिभाषा क्या है, जब हम किसी का उपनाम लिखेंगे, जब हम किसी का उपनाम लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर में हमने प्रयोग कर दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला में हमने इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया। फिर है परिभाषिक या तकनीकी शब्दावली, जब हमें किसी को परिभाषित करना होगा, किसी की परिभाषा लिखनी होगी या किसी टेक्निकल वर्ड को लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ई कॉमर्स में हमने इकहरा उद्धरण का ई प्रशासन आदि। बच्चों 7वां देखेंगे हम, आप 7वां जो चिन्ह है वह है दोहरा उद्धरण। क्या है, दोहरा उद्धरण। इसका पहला जो परिभाषा या पहली जो नियम है वो यह है, किसी व्यक्ति का महत्वपूर्ण कथन, किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण कथन, कहावत, पुस्तक के उद्धरण, अवतरण आदि को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, यानी कि जैसे का तैसा लिखने के लिए, ज्यों का त्यों लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया है, आप देख सकते हैं। फिर बेटा कोष्ठक, जिसे आप लोग ब्रैकेट बोलते हैं। कोष्ठक में पहला नियम है, वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्द को, वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्द को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। से मेरे दादाजी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन क्या वो स्वर्गवासी हैं? तो हमने यहाँ अगर भूल गए या कुछ भी किया तो हमने क्या किया, बीच में यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि अब स्वर्गवासी। ठीक है, संदर्भहीन शब्द को अलग करने के लिए। किसी और दूसरा क्या कहता है, किसी विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए, किसी विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कर। जैसे निम्न का वर्तनी विश्लेषण, स्पेलिंग एनालिसिस। मान लीजिए जिसको हिंदी कम आ रही है, एक मर्डर किसी विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए जब हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, जैसे निम्न का वर्तनी विश्लेषण, स्पेलिंग एनालिसिस कीजिए, तो ये क्या है, इसको हमको बताना है, इसलिए हमने क्या किया, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। बच्चों 8वां जो है आपका, सॉरी 9वां, संक्षेप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह, संक्षेप हम क्या करते हैं, जब हमें किसी बात को छोटा करना होता है, किसी वाक्य को छोटा करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो डा लिखिए आगे संक्षेप चिन्ह, ये गोला वाला जो होता है बना दिए, तो क्या गया, संक्षेप चिन्ह हो गया। और 10वां है योजक चिन्ह, हाइफन इसे बोलते हैं। योजक चिन्ह को हिंदी में विराम चिन्ह के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला योजक चिन्ह ही है। अब इसके नियम देखेंगे। पहला नियम है, दो शब्दों से मिलकर बना पद जिसमें दोनों खंड प्रधान हों। जब दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनेगा या पद बनेगा, लेकिन दोनों खंड क्या होंगे, प्रधान होंगे, तो उन दोनों को हमें स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे घर घर है ना, तो घर बार या घर द्वार, तो क्या करेंगे, दोनों को स्पष्ट करने के लिए बीच में योजक। जैसे दाल रोटी, तो दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। सीता राम, सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है। माता पिता आदि में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका जो नियम है विलोम शब्दों के साथ, तो विलोम शब्द जब आ जाएंगे तो विलोम शब्दों को भी स्पष्ट करने के लिए हम योजक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे के बीच में भी करेंगे। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, शुभ अशुभ, इन सब के बीच में भी योजक चिन्ह का होगा। तीसरा जो नियम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को जब हम परिभाषित करते हैं तब भी हम वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान मर्यादा, द्वंद्व समास है ना। हाट बाजार, दीन दुखी, हंसी खुशी, ठीक बेटा, यहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर है चौथा, विशेषण पदों की संज्ञा। जब हमें विशेषण पदों की संज्ञा बतानी होगी तो वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भूखा प्यासा, अंधा बहरा, लूला लंगड़ा आदि विशेषण हैं। जैसे वह बहुत भूखा, वह व्यक्ति बहुत भूखा, वह विशेषता क्या है, भूखा होना। वह व्यक्ति अंधा है, उसकी विशेषता क्या है कि अंधा है, ठीक है। 5वां है एक सार्थक दूसरा निरर्थक। जब एक सार्थक शब्द होगा दूसरा निरर्थक शब्द होगा तो वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उल्टा पलटा, तो उल्टा सार्थक शब्द है, पलटा निरर्थक है। अनाप शनाप, अनाप सार्थक शब्द और शनाप निरर्थक शब्द है। झूठ मूठ, तो झूठ सार्थक शब्द और मूठ निरर्थक शब्द है। तो इन दोनों को भी स्पष्ट करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। 7वां है शुद्ध संयुक्त क्रियाएं जब एक साथ प्रयुक्त होंगी। शुद्ध संयुक्त क्रियाएं, दो क्रियाएं जब साथ में हो रही होंगी और दोनों शुद्ध होंगी तो उनको स्पष्ट करने के लिए भी हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ना लिखना संयुक्त क्रिया है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, तो यहाँ पर भी हम योजक चिन्ह प्रयोग करेंगे पढ़ना और लिखना के बीच में। उठना बैठना, खाना पीना आदि।
फिर बेटा सातवां इसका है प्रेरणार्थक क्रिया। जब हमें प्रेरणार्थक क्रिया को स्पष्ट करनी, जो क्रियाएं प्रेरणा देने वाली होंगी, प्रेरणा के अर्थ में होंगी, उनको जब हम स्पष्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उड़ना उड़ाना, गिरना गिराना, प्रेरणा दे रहे हैं। सीखना सिखाना, सीखना भी प्रेरणा और सिखाना भी प्रेरणा देता है। आठवां है एक ही संज्ञा दो बार। जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो जाए तो आप क्या करेंगे, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे गली गली, नगर नगर, बच्चा बच्चा, चप्पा चप्पा आदि। फिर है नौवां इसका है संख्यावाचक विशेषण। जब संख्यावाचक विशेषण शब्द होगा तो उन शब्दों को भी स्पष्ट करने हेतु हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। से दो चार, पहला दूसरा, एक एक, चौथा पांचवा, तो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। 10वां है अनिश्चित संख्यावाचक। जब अनिश्चित संख्यावाचक शब्द आ जाएगा तो उन शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सी, कम से कम, अधिक से अधिक। इसमें कोई निश्चित नहीं है ना कि क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। बच्चों योजक चिन्ह का प्रयोग जो 11वां देखेंगे वह है गुणवाचक विशेषण। जहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा तो उसको स्पष्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग। जैसे बड़ा सा, छोटा सा, ठिगना सा, गोरा सा, क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। इनको स्पष्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 12वां इसकी जो परिभाषा है वह यह है जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता। जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में भी हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भाषा संबंधी, पृथ्वी संबंधी, सीता संबंधी आदि शब्दों में हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 13वां देखते हैं हम। 13वां है वे शब्द या दो शब्दों के बीच संबंध कारक हो। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक का, के, की आदि लुप्त हो जाए, क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, संबंध कारक का चिन्ह लुप्त हो जाए तो वहाँ पर भी हम योजक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे शब्द सागर, यहाँ देखें तो होगा शब्दों का सागर। लेखन कला, लेखन की कला। मानव जीवन, मानव का जीवन, लेकिन यहाँ का, के, की का लोप है इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। 14वां इसका जो परिभाषा हुआ है कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो। जब कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे 11वां रेखिका। रेखिका चिन्ह योजक के चिन्ह के जैसे ही होता है, लेकिन यह योजक चिन्ह से थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होगा। मान लीजिए योजक चिन्ह ये है तो रेखिका क्या होगी, ये होगी। ठीक है, चलिए पहला इसका जो है वो परिभाषा भैया है कथन या विचार से पूर्व। कथन या विचार से पूर्व हम क्या करते हैं, रेखिका का प्रयोग करते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ये देखिए रेखिका लग गया। फिर यहाँ पर आपका उपरिगामी लग गया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, फिर देखिए लग गया। ठीक है, उदाहरण देते वक्त जैसे हम किसी बात का उदाहरण देते हैं तो हम क्या करते हैं, रेखिका का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं ना, मोहन ऐसे सुंदर है जैसे, तो जैसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसका है नाटकों में हर संवाद से पहले। नाटक में हर संवाद से पहले रेखिका का ही प्रयोग होता है। से रावण अंगद का अगर मान लीजिए संवाद है तो रावण का संवाद स्टार्ट, रावण बोलेगा रावण, देखिए लग गया यहाँ, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। फिर इसके बाद अंगद,
अंगद के बीच में रेखा, फिर रावण के बीच में, फिर अंगद, ऐसे रेखा चिन्ह का प्रयोग होता है। बेटा 12वां है हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह, इन चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए या हमसे भूल हो जाए, हम भूल जाए, बाद में हमें याद आए करें यहाँ तो ये होना चाहिए, तो वहाँ पर हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके उस वाक्य को सुधारते हैं। ये हंस पद चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैं दवा लेना गया, अब यहाँ पर जो लेने गया था वो भूल गया, तो यहाँ उसने लिखना भी भूल गया, तो उसने लिखा मैं दवा लेना भूल गया, तो भूल ऊपर लिख करके ये हंस पद चिन्ह लगा दिया। प्रेमचंद का ग्राम्य जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? स्पष्ट नहीं, भूल गया, तो बाद में आया करें गोदान है, तो गोदान को हमने यहाँ लिख दिया और हंस पद को हमने चिन्ह लगा दिया। छात्रों इस बार 13वां जो चिन्ह है वह है उपविराम चिन्ह। ये लगा है उपविराम चिन्ह, ये आहा जैसे होता है, आहा लिखते ना आप, ठीक वैसे ही होता है उपविराम चिन्ह। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम? शीर्षकों में ज़्यादा प्रस्तुत करते हैं। उपविराम चिन्ह जो है शीर्षक देने में ज़्यादा प्रयोग में आता है। जैसे कामायनी एक अध्ययन, कामायनी के बाद शीर्षक देना है तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम कर देते हैं। इसके बाद होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? विवरण देना हो हमें, तो जैसे किसी विषय का विवरण देते समय हम क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग, जैसे गद्य खंड का भावार्थ निम्न है, ऐसे हम यहाँ पर विवरण चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। 15वां है बेटा लोप निर्देश, अर्थात जब कोई पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो तो हम क्या करते हैं? लोप निर्देश देते हैं। जैसे राम ने कहा था, फिर ये चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब लोप हो गया, फिर आगे हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। छात्रों ये था आपका विराम चिन्ह। अगर इसमें कोई त्रुटि हो इस वीडियो में या हमारे पढ़ाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है। वैसे तो हमने पूरा प्रयास किया है कि कोई त्रुटि ना होने पाए, फिर भी मानवगत विशेषता होने के कारण कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8953377738, इस पे आप अपना सुझाव दे सकते हैं, या हमारा जो कॉलिंग नंबर है 7985677462, इस पे आकर के आप हमें क्या कर सकते हैं? कॉल करके अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।